एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 यूपी में। आज ये पॉलिटी सीरीज का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा संसदीय समितियां पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद। तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संसद के कितने पार्ट हैं या संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है, यानी कि जो संघ की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो संसद से ही विधायी यानी कि जितने भी अधिनियम है या लॉ है वो बनाती है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण यानी कि अधिनियम या जो भी नियम कानून होते हैं उनका निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो संसद से संबंधित प्रावधान किसमें दिया है? आर्टिकल 79 में। अनुच्छेद 79 कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति है वो संसद का पार्ट होता है। इसी तरह जो राज्यों में विधानमंडल होते हैं उनका पार्ट होता है आपका राज्यपाल। अब पहले राज्यसभा होना चाहिए था, इसमें लोकसभा हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। तो 79 में, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन था कि सेंट्रल के लिए एक संघ के लिए एक संसद होगी। उसी तरीके से राज्यसभा का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 80 में है। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। और निम्न सदन कौन सा है या लोअर हाउस कौन सा है, वो लोकसभा है। इस सदन की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम कितने जो सदस्य हैं वो आ सकते हैं, वो है 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक, यानी कि 238 से ज्यादा नहीं होंगे। तो मैक्सिमम जो निर्वाचित होंगे अप्रत्यक्ष रूप से वो कितने हो सकते हैं संसद के राज्यसभा के सदस्य? तो 238। और जो बाकी बचे 250 में, यानी कि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो 238 जो है वो निर्वाचित होंगे अप्रत्यक्ष रूप से, तथा 12 जो है वो मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब ये जो मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, वो कौन कौन सी फील्ड से होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य, यानी कि जो 12 सदस्य है वो किस किस फील्ड से हो सकते हैं? तो साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान से, कला और समाज सेवा से। नेक्स्ट है, वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। इस टाइम करंट कितने हैं? 245। अगला है, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणी मत ये हम राष्ट्रपति वाले में समझ चुके हैं। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होती, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो हर 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी तरीके से मतलब हर 2 वर्ष के बाद 1/3 33% नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरीके से ये कभी विघटित नहीं होती है और सदा चलती रहती है, क्योंकि हर 2 वर्ष में इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो समाप्त, मतलब उनकी कार्यवधि समाप्त हो जाती है, वो रिटायर हो जाते हैं और 1/3 नए उनकी जगह आ जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में 5 वर्षों का होता है, यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब है मतलब जैसे ही उपराष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है, वो जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, वैसे ही वो डिफैक्टो राज्यसभा का सदस्य सभापति बन जाता है। तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगर ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो किसी भी केस में वोटिंग नहीं कर सकता है, तो राज्यसभा में वोटिंग भी नहीं कर सकता। जबकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, और वो इसीलिए तो जब टाई हो जाता है तो वो अपना एक निर्णायक मत डालता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। तो
सीधी सी बात है, जो आप काम करेंगे, जिस पद के हिसाब से काम करेंगे, उसी पद के हिसाब से आपको वेतन और भत्ता मिलेगा। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद को संभालेगा। तो इसलिए अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है, इसलिए उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अब राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है। जब वो राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो उपराष्ट्रपति नहीं रहा, उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहा। तो इसलिए उसे उस समय राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनता है। तो यहाँ पे जो सभापति हो गया वो हो गया भारत का उपराष्ट्रपति, मगर एक उपसभापति भी होता है। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो है वो उस किसी टाइम अवेलेबल नहीं है, या उनकी तबीयत खराब हो गई, या कोई और सीन हो गया है, तो उस समय क्या होता है, राज्यसभा का जो संचालन करता है वो करता है उपसभापति। और जो उपसभापति है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। तो जो उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि जो सभापति है राज्यसभा का वो राज्यसभा का सब जो है वो सदस्य नहीं होता। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत के पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति उसके पद को कर कर्तव्य का पालन करेगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, ये हमें पता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। तो ये भी ठीक है। इसी हिसाब से जो राज्यसभा मेंबर जो बने थे आपके पिछले जो पूर्व जो आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो वो कहाँ से थे, वो असम के राज्यसभा मेंबर थे, और तब उनको मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्योंकि अगर आपने कोई मंत्री पद संभाला है और आप किसी भी सदन के मेंबर नहीं है तो अधिकतम आप 6 महीने तक ही पद पर रह सकते हैं। उसके बाद या तो आप किसी जो है या सदन को ज्वाइन करिए, या तो लोकसभा सदन को या राज्यसभा सदन को, नहीं तो आपको 6 महीने के बाद अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। तो इसलिए उनको असम से मेंबर बनाया गया था, मनमोहन सिंह जी को राज्यसभा का मेंबर। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज हो गई, आपकी सिविल सर्विसेज हो गई, और जो सर्विसेज होती हैं ये अनुच्छेद 312 में आती है। और अगर आपसे पूछे कि जो IAS और PCS वाली सर्विसेज होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग वाली सर्विसेज जो होती है या राज्य सेवा आयोग वाली सर्विसेज होती है, उनके लिए कौन सा अनुच्छेद था, तो उनके लिए अनुच्छेद था 315, जबकि 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। तो इनका सृजन करने के लिए जो एकमात्र शक्ति है वो एब्सोल्यूट पावर किसके पास है, वो है राज्यसभा के पास। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर है राज्यसभा की, इसलिए ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, भारत के राज्य संघ क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है, इन्हीं के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे इस समय करंट कितने 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, मगर उन 8 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर, इन्हीं जो यूनियन टेरिटरीज है इन्हीं से प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होते हैं। बाकी कहीं से नहीं होते, बाकी सभी राज्यों से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राज्यसभा में कौन सी 3 जो यूनियन टेरिटरी हैं, संघ राज्य क्षेत्र है, उनसे जो है प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो कौन कौन से हैं, दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई और आपकी जम्मू कश्मीर हो गई। दिल्ली आप तो याद कर सकते हो क्योंकि जो आप पार्टी है दिल्ली की वो उसके मेंबर राज्यसभा में इलेक्टेड है, तो इसे आप याद कर सकते हो, दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये। अगला आता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 कहता है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से कम 2 तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे जो कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। अब ये केस कब आता है, जब जो है लोकसभा फंक्शन ना कर रही हो, मगर राज्यसभा क्योंकि स्थायी सदस्य है, राज्यसभा फंक्शन कर रही हो, तो उस समय क्या होगा, या ऐसा कोई नॉर्मल केस भी हो सकता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से 2 तिहाई बहुमत से कोई जो है प्रस्ताव पारित करते जिस पर राष्ट्र के हित में कोई जो नियम कानून बनाना आवश्यक हो, तो उसमें संसद को ये शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य की सूची का जो विषय है जिस पर राज्य की पावर होती है नियम कानून बनाने के लिए, उस पर जो आपकी संसद है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। मगर ये जो प्रस्ताव है ये 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। अगला है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 कहता है, आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। अब उसी 249 को ही आगे और बढ़ा दिया गया है कि आपातकाल की स्थिति में क्या होगा। तो आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, आपातकाल की स्थिति में जो संसद को जो राज्य सूची होती है जिसमें राज्य के पास एब्सोल्यूट पावर होती है संबंधित विषयों के ऊपर कानून बनाने के लिए, तो संसद को आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद
250 से पावर मिलती है कि राज्य सूची के विषयों के लिए भी संसद जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात जो भी कानून बनाएगी ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 250 के अंतर्गत तो वो आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 महीने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। उसके बाद वो जो कानून है वो प्रभावी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 252 या 252। तो अनुच्छेद 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके यदि संसद के अनुरोध करें तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाया जाए तो उस संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। ये भी वही हो गया कि अगर कोई राज्य या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर दें अपने जो राज्य के विधानमंडल होते हैं कि संसद से और ये अनुरोध करें कि वो राज्य सूची के विषयों पर कोई कानून बना दें। तो ऐसा होता है जब मान लीजिए कोई नदी जल विवाद चल रहा है 2 राज्यों के बीच में या कोई और विवाद चल रहा है लैंड कोई विवाद चल रहा है, मान लीजिए सीमा को लेकर विवाद चल रहा है 2 राज्यों में। तो ऐसे में क्या करेंगे वो दोनों जो राज्य होंगे वो अपने अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर देंगे और फिर संसद को बोलेंगे कि आप क्योंकि इस पे एक कानून बना दीजिए, तो उस पर विषयों पर वो कानून बना सकती है संसद। नेक्स्ट है आर्टिकल 253। संसद को किसी अन्य देशों या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के लिए उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये एब्सोल्यूट पावर है संघ की 253 के अनुसार। संसद को किसी अन्य देशों या संधि के अलावा समझौते को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो जैसे यूएन के लिए या किसी और जो वर्ल्ड बॉडी हो गई उसके लिए अगर कोई कानून बनाना है तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता कोई लागू कराना है, मान लीजिए कार्बन न्यूट्रल हमको बनना है 2070 तक, तो उससे रिलेटेड कोई भी जो भी नियम कानून है तो उससे 253 के तहत जो संसद है हमारी कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून बना सकती है और राज्यों पर लागू भी कर सकती है। अब देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा तो राज्यसभा का अनुच्छेद 80, संसद का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का जो वो है उल्लेख है वो है अनुच्छेद 81 में। तो अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अधिक मतलब मैक्सिमम राज्यों से कितने प्रतिनिधि आएंगे चुनकर, तो 530 आएंगे और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज से कितने आएंगे 20 मैक्सिमम। तो टोटल कितने हो गए 550। तो लोकसभा में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई 550 की। और अनुच्छेद 81 बताता है कि 530 राज्यों से चुनकर आएंगे और 20 जो है वो हमारे संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुनकर आएंगे। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारित वर्ष जो है 2026 के पश्चात की पहली जनगणना यानी कि 2026 के बाद पहली जनगणना कब होगी तो 2031 में होगी। 2001 में हुई थी, 2011 में हुई, 2021 वाली थोड़ी डिले हो गई, मगर जो 2026 के बाद वाली कौन सी पहली जनगणना होगी वो होगी 2031 में। तो जो 2031 में जो जनगणना होगी उसकी जो उसका जो डेटा होगा उसके हिसाब से अब नए जो है लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी कि अभी लोकसभा की सीटें मान लीजिए मतलब मान कह लीजिए ये तो फैक्ट ही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं लोकसभा में। तो यानी कि उत्तर प्रदेश से 80 जो है वो लोकसभा के प्रतिनिधि तो उत्तर प्रदेश से चुनकर जाते हैं। अब जो है जब ये 2026 के बाद 2031 की जनगणना होगी उसके जो डेटा होगा आंकड़े होंगे उसके हिसाब से यूपी के जो है जो प्रतिनिधि कोटा है वो बढ़ा दिया जाएगा, तो 80 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी के राज्यों का भी बढ़ जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 83(2). यह लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जो लोकसभा की जो अवधि होती है कार्यकाल होता है वो कब से कब तक होता है। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसकी डेट से लेके यानी कि प्रथम अधिवेशन की डेट से लेके और जो होगा उस डेट से लेके 5 साल तक होगी। तो पहला अधिवेशन की डेट से लेके 5 साल तक होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। और ये कब होगा, मान लीजिए कि आपातकाल की स्थिति आ गई या आपके पास मतलब जो सरकार है उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं रही या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो इस केस में जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को विघटित कर सकता है। अगला है आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में होने यानी कि आपातकाल लगने के साथ ही संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। और ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आपात की घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार यानी कि ये एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा दिया, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है, यानी कि फिर अगर बोलेगा तो एक वर्ष के लिए और दोबारा भी बढ़ाया जा सकता है। अब मान लीजिए आपातकाल हटा दिया गया है तो उसके बाद किसी भी तरह में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी।
तो मैक्सिमम आपातकाल के हटने के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक। फिर अगला पॉइंट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी थी? 30 वर्ष थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्र अवसान और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये स्थगन क्या होता है? जो डेली जब आपकी जो लोकसभा का वो सत्र चल रहा होता है, तो जो डेली की कार्रवाई होती है उसको स्थगित करता है अध्यक्ष। मगर जो सत्र अवसान यानी कि जो लोकसभा का सत्र, यानी कि जैसे विंटर सेशन हो गया या आपका मानसून सेशन हो गया, ये जो एंड करता है ये राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा का स्थगन सिर्फ अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और यानी कि सेशन की जो एंड होती है वो, और विघटन यानी कि डिसॉल्व, लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये दो पावर राष्ट्रपति के पास है, और जो डेली जो इसकी प्रोसीडिंग होती है वो उनका स्थगन करता है अध्यक्ष। इसी तरीके से अनुच्छेद 108 के तहत जब ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसको बुलाता कौन है? तो उसको आहूत करता है राष्ट्रपति, मगर उसकी चेयर यानी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाएगा। तो ये भी सही है, दोनों उसी के सदस्य होते हैं। जबकि हमने राज्यसभा में देखा था, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। मगर राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है और उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष अपना पद त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय के संबंध में हुए मतदान में वोट बराबर अर्थात टाई हो जाए। तो सिर्फ टाई की सिचुएशन में ही लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत डालेगा, ऐसे नहीं डालता है। और जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना मत ही नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो किसके अंडर होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आपका इलाहाबाद आरओ जो 2021 वाला हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो लोकसभा सचिवालय किसके अंडर काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर होता है जब आम चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी आम चुनाव हुए हैं, तो इसमें जब इसका लोकसभा का पहला जो सेशन होगा उसमें क्या किया जाएगा? उसमें जो वरिष्ठतम वहाँ का उस लोकसभा का चुने हुए जो प्रत्याशी होंगे उनमें से जो वरिष्ठतम प्रत्याशी होगा या सदस्य होगा उसको उस दिन के लिए अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और वो बाकी के सदस्यों को वहाँ की शपथ दिलाएगा। तो जब शपथ दिलाने वाला होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। उसके बाद जब पहली जो बैठक होगी उसमें सदस्य अपने जो है अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। या नवनिर्वाचित सदन लोक में सभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लेते हैं, क्योंकि इनको शपथ दिलाता है। तो ये हो गया प्रोटेम स्पीकर। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने का अंतर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। कोरोना काल में भी यही हुआ था। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि लोकसभा के जो पहला सत्र हो रहा है, मतलब अंतिम सत्र है, उसकी जो अंतिम बैठक, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, उनके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए। यानी कि 2 सत्र के बीच में, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। इस प्रकार लोकसभा के कितने मिनिमम कितने होने चाहिए, सेशन होने चाहिए एक साल में? तो मिनिमम 2 सेशन तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट इज अनुच्छेद 100 का 3। तो अनुच्छेद 103 कहता है लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अब ये कोरम क्या है या गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा को अपनी दैनिक कार्रवाई करने के लिए जो दैनिक वहां पे सदस्य उपस्थित होते हैं उनकी संख्या मिनिमम कितनी हो चाहिए? 1/10। तो मान लीजिए अगर आपकी लोकसभा में मैक्सिमम कितने हैं सदस्य? 550 है। तो 550 का 1/10 यानी कि 55। अगर मान लीजिए 540 या 545 है, जो भी चुन के आए हैं, ये तो मैक्सिमम हो गया ना 550, जो भी चुन के आए हैं उनमें कितनी टोटल वैल्यू मान लीजिए 545 है, तो कितने हो जाएंगे? 54.5 या लगभग 55 या 54 लोग। तो ये हो जाएगा। तो दोनों के केस में जो कोरम है या मिनिमम सदस्यों की संख्या है जिससे डेली प्रोसीडिंग हो पाए, तो वो है 1/10। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, यानी कि मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए अभी राहुल गांधी जी को मुख्य बनाया जा रहा है विपक्षी दल
का जो है नेता बनाया जा रहा है, तो उसके लिए उनको जो सदस्य संख्याओं का कितना लगभग चाहिए, तो 1/10 भाग चाहिए उनको सदस्य चुनने के लिए, यानी कि इतने उनके पास सदस्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कौन भेजता है, तो सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो लोकसभा के सदस्य जाते हैं चुनकर, वो कहाँ से आते हैं? वो यूपी से आते हैं। कितने आते हैं? 80 आते हैं। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र से कितने आते हैं? 48 आते हैं। फिर आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से 42 आते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 80, फिर महाराष्ट्र आता है 48, फिर पश्चिम बंगाल आता है 42। इनका ऑर्डर आपसे पूछ लेते हैं कि लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि, इनका ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा 80, यहाँ से आते हैं। महाराष्ट्र हो जाएगा 48, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा 42। नेक्स्ट इज लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951 में। यह चुनाव कितनी सीटों के लिए होता है? तो 489 सीटों के लिए हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गड़े वासुदेव मावलंकर जी। मावलंकर जी जो थे, जीवी मावलंकर जी, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और ये प्रथम अध्यक्ष, और ये वही मतलब यही प्रथम अध्यक्ष भी थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। तो सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो जीवी मावलंकर जी थे। और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? वो भी जीवी मावलंकर जी ही थे। तो ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये कब से कब तक थी? तो 2009 से 14 तक। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जीवी मावलंकर जी। और ये जीवी मावलंकर जी पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। और नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमारी जी। राज्यसभा हमने देख ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं? संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तो संसद की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए, या कार्य है, उनको सुचारू रूप से करवाने के लिए संसद जो है विभिन्न समितियों का गठन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार करती हैं, अपना कार्य करती है, तथा प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। यानी कि अपनी जो रिपोर्ट होती है वो किसको देती है? वो सदन के लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। नेक्स्ट इज संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली हो गई स्थायी समितियां, दूसरी हो गई तदर्थ समितियां। तो पहले देखते हैं स्थायी समितियां और तदर्थ समितियों के बीच अंतर क्या है। तो स्थायी जो समितियां हैं वो नाम से है स्थायी प्रकृति की होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती रहती है। नेक्स्ट तदर्थ समितियां हैं। तदर्थ समितियां जो है इनकी प्रकृति जो है अस्थायी होती है। ये अपना जो अस्थायी का मतलब है यानी कि जिस कार्य के लिए इनको बनाया जाता है, जिस उद्देश्य के लिए, उसका उद्देश्य पूरा होते ही अब ये इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो ये तदर्थ समितियां डिसॉल्व हो जाती हैं। जबकि स्थायी समितियां जो होती है इनका गठन प्रत्येक वर्ष या अथवा समय समय पर किया जाता रहता है। तो स्थायी समितियां यानी कि लगातार चलती हैं। नेक्स्ट इज स्थायी समितियों में एग्जाम्पल कौन से हो गए? तो वित्त समितियां हो गई, विभागीय स्थायी समितियां हो गई, जांच समिति हो गई, परीक्षण एवं नियंत्रण समिति हो गई, सदन के दैनिक कार्य की समिति हो गई। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है वित्त समिति, विभागीय स्थायी समिति तथा जांच समिति, फिर आपकी सदन समिति, सेवा समिति एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति। तो ये इंपॉर्टेंट स्थायी समितियां हैं। तदर्थ समितियां देख लेते हैं। तदर्थ पर हो गई विधेयकों पर प्रवर समितियां तथा संयुक्त समितियां। ये सब तदर्थ समिति की एग्जाम्पल है। आपसे एग्जाम्पल पूछा नहीं जाएगा, बस इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए। नेक्स्ट आता है वित्त समितियां। तो अभी हमने देखा स्थायी समितियों में वित्त समितियां आती सबसे पहली। तो आप वित्त समितियां देखते हैं। तो वित्त समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती है? लोक लेखा समिति आती है, प्राक्कलन समिति आती है तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। यही इंपॉर्टेंट है और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वित्त समिति के अंतर्गत पहली जो समिति है वो है लोक लेखा समिति। इसको देखते हैं। लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। तो दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनाई जाती है लोक लेखा समिति। इसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो बाकी बचे वो राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल लोक लेखा समिति में कितने लोग होते हैं? 22 लोग होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। जनरली यही रेशियो होता है, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। बस इस वाले को छोड़कर, प्राक्कलन समिति को छोड़कर, बाकी की जितनी भी समितियां हैं उनमें जनरल यही ट्रेंड होता है। 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं, 7 जो सदस्य वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट इज यह समिति यानी कि लोक लेखा समिति जो है यह भारत सरकार की विनियोग लेखा यानी कि जो खर्च वगैरह होती है
उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। तो जो कैग अपनी रिपोर्ट बनाता है, अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में कैग के बारे में पढ़ा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। तो जो कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है आपको, सदन को या सदन के अध्यक्ष को, तो उसकी जो जांच करती है कि उसकी रिपोर्ट में जो क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उसकी जो जांच करती है वो करती है यही लोक लेखा समिति। इस समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट इज प्राक्कलन समिति। 1 वर्ष के बाद इसको दोबारा बनाया जाता है, यानी कि इसमें नए मेंबर बनाए जाते हैं। ये समिति डिसॉल्व नहीं होती है, समिति रहती है, मगर जो समिति का कार्यकाल होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि उसमें नए मेंबर बनाए जाते हैं, पुराने मेंबर्स हटा दिए जाते हैं। ये होता है। नेक्स्ट इज प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा कि सबसे सदस्यों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वो है प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। तो सारे सदस्य सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं। ऐसी कौन सी समिति है? तो वो है प्राक्कलन समिति। आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा सदस्य कौन सी समिति का पार्ट नहीं होता है? तो वो है प्राक्कलन समिति। टोटल लोग कितने होते हैं इसमें? 30 होते हैं। लोक लेखा में कितने थे? 22 थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, क्योंकि ये सभी स्थायी समितियां 1 वर्ष के बाद इसमें जो सदस्य होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बढ़ती जा रही है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार करे जाने। तो ये सब जो रिकमेंडेशन है वो प्राक्कलन समिति देती है इसको, लोकसभा को। नेक्स्ट, सरकारी उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। इसका भी कार्यकाल क्योंकि स्थायी है इसलिए 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की जांच करता है। ये यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी, जो गवर्नमेंट के जो मान लीजिए LIC वगैरह हो गए, ये सब हो गए, ONGC हो गए, ये सब जो है जितने भी BSNL वगैरह हो गए, तो जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट उपक्रम है, उनकी जांच करती है, मतलब उनको ऑडिट करती है। और जो कोई भी कैग की रिपोर्ट हो उसको भी ये जांच करती है, उन्हीं से रिलेटेड। तो ये काम हो गया आपका सरकारी उपक्रम समिति। का नाम से ही लग रहा है सरकारी उपक्रम है, तो सरकारी उपक्रमों की ये जांच करती है। नेक्स्ट आ गया याचिका समिति। याचिका समिति में लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा से 10 मेंबर, यानी कि टोटल 25 मेंबर होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है, पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। याचिका समिति उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम देख लेते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया। फिर आता है भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम, वो आता है 1869 में। ये सब बहुत बार पूछा गया है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया है? तो 1869 में। नेक्स्ट इज भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में। फिर भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में। फिर आता है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। वस्तु विक्रय अधिनियम मैचिंग में पूछा गया है, तो कब आता है? 1930 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये आता है 2005 में। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, उसके थ्रू आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आता है? तो ये आता है 2005 में, जब वो सुनामी आई थी तब। तो आपदा प्रबंधन नियम सबसे ज्यादा पूछा गया है, कब आया है? 2005 में। नेक्स्ट इज कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम कब आया? 2013 में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देख लो, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इसके द्वारा उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो 1861 में आता है। सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे? तो कलकत्ता में बनाया गया था, मद्रास में और मुंबई में। फिर 1866 में शायद बनाया गया था हमारा इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, 2005 में आया था। और फिर कंपनी अधिनियम 2013 में। ये जो है ये कई बार UPPCS और RORO में कई बार बार पूछे गए हैं। तो ये आज का लेक्चर था। बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।